हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी थर्ड बुक जो है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 2, उसमें दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण। इस चैप्टर में हम लोग इसमें प्रश्न व्यास देखेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इसमें से पहला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो कि चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, वह क्या है? तो इसका आंसर होगा माध्य का जो है वह चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। माध्य जो है वह चरम मूल्यों से प्रभावित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो कि वितरण के ऊपरी भाग से हमेशा संपाती होता है, वह क्या कहलाएगा? तो वह माध्य तथा बहुलक होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के वितरण की दिशा होती है, क्या होती है? तो इसका आंसर होगा बाएं से दाएं ऊपर की। बाएं से दाएं जो है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका चित्र भी लगाया गया है। यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध वाला है जो कि बाएं से दाएं जा रहा है और यह जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसमें कुल 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि माध्य को परिभाषित कीजिए। तो किसी चर या मद के विभिन्न मूल्यों पर साधारण अंकगणितीय औसत जो है वह माध्य कहलाता है और यह अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों या फिर मानों के बीच स्थिर मूल्य होता है। सेकेंड इसमें था कि बहुलक के उपयोग के क्या लाभ हैं। तो किसी भी श्रेणी में जिन मान या फिर मूल्यों से सबसे अधिक पुनरावृत्ति होती है वह बहुलक कहलाता है और बहुलक में वे मान महत्वपूर्ण होते हैं जो कि पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई होती है और ये प्रायः श्रेणी के मध्य में होते हैं। अतः बहुलक पर श्रेणी के चरम मूल्यों या फिर मानों का प्रभाव जो है वह नहीं पड़ता है। इसमें तीसरा दिया गया है कि प्रकीर्ण किसे कहते हैं। प्रकीर्णन के माप बताना इसमें। तो दो चरों के बीच विशिष्ट सहसंबंध अथवा सहचर्य को दर्शाने के लिए जो है बनाए गए रेखा चित्र को प्रकीर्णारेख या फिर प्रकीर्णांकन कहा जाता है। इस रेखा चित्र पर जो है x तथा y दोनों का मान जो है बिखराव प्रकीर्ण कहलाता है। और इसमें था कि सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। तो कुछ भौगोलिक परिघटनाओं के परिणाम ज्ञात करने के लिए जो है दो या दो से अधिक चरों के बीच सहचर या फिर पारस्परिक निर्भरता को उनकी प्रकृति, दिशा और गहनता का अध्ययन ही सहसंबंध कहलाता है। पांचवा है कि पूर्ण सहसंबंध किसे कहा जाता है। तो पूर्ण सहसंबंध जो है दो चित्र होता है, यह धनात्मक होता है और एक होता है इस टाइप का ऋणात्मक। तो सहसंबंध की दिशा व गहनता का विस्तार जो हुआ किसी भी परिस्थिति में प्लस और -1 होता है, यानी कि -1 से लेकर जो है आगे जाता है +1 तक उसकी सहसंबंध की गहनता होती है। ना ही इससे अधिक हो सकता है, ना ही कम हो सकता है। सहसंबंध जो है पूरी एक होने पर चाहे वह धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, वह पूर्ण सहसंबंध कहलाता है। छठा है कि सहसंबंध की अधिकतम सीमाएं क्या हैं। तो सहसंबंध की अधिकतम सीमा जो है -1 से लेकर +1 के बीच ही रहता है इसका मान हमेशा। तो या फिर एक माइनस हो सकता है या फिर एक प्लस हो सकता है। तो सहसंबंध की अधिकतम सीमाएं -1 से लेकर +1 के बीच कुछ भी हो सकती है। यह जितना शून्य के जो है वह समीप होता है वह उतना ही कमजोर होता है और जितना 1 के समीप होगा उतना ही यह गहन होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 125 शब्द में देना है। इसमें भी कुल 6 क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसमें पहला है कि आरेख की सहायता से सामान्य तथा विषम वितरणों के माध्यमाधिक तथा बहुलक की सापेक्ष तुलना करना है इसमें। तो इसका देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ। इसका आंसर देखिए, माध्यमाधिक तथा बहुलक की तुलना आपके बुक में एक हेडिंग होगा। इसमें सामान्य वितरण वक्र के द्वारा किया जाता है। तो माध्यमाधिक व बहुलक का तुलनात्मक अध्ययन सामान्य वितरण वक्र की सहायता से किया जाता है। आवृत्ति का ऐसा वितरण जिसको प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र घंटाकार वक्र कहलाता है। आगे देखें इसमें। तो इसके अंतर्गत जो है बौद्धिक, व्यक्तिगत, समंक तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि जो है वह समंक जैसी अनेक मानवीय विशेषताओं का सामान्य वितरण किया जाता है और यह वक्र जो है सममित होने से घंटाकार बन जाता है और इसके अंतर्गत माध्यमाधिक तथा बहुलक का मान जो है समान होता है और अधिकतम आवृत्ति का मान जो है
वह वितरण के मध्य में होता है, यानी कि बीच में सबसे अधिक होता है और दोनों साइड घटते क्रम में होता है। अधिकतम आवृत्ति का मान जो है वह वितरण के मध्य में होता है और इसके आधी इकाइयाँ ऊपर व आधा नीचे होती है। तो इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो माध्यिका होता है सबसे अधिक, उसके बाद माध्य इधर लिखा जाता है, बहुलक इधर लिखा जाता है। यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक बराबर है, जो कि कुल 100 है इस चित्र की स्थिति में। आगे देखें इसमें, तो यदि आंकड़े किसी प्रकार जो है विषम अथवा विकृत हो तो माध्य, माध्यक तथा बहुलक जो संपाती नहीं होंगे तथा विषम आंकड़ों का प्रभाव विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय जो है बहुलक अधिक होता है, माध्य का कम, माध्य उससे भी कम होता है, जो कि घटते क्रम में होता है। यह धनात्मक विषमता को दर्शाता है। अगला स्थिति कुछ इस तरह है, जो कि है ऋणात्मक विषमता। इसमें जो है वह कुछ इस टाइप का बनता है। इसमें बहुलक इधर होता है, माध्य का इधर, माध्य इधर होता है, जो कि है ऋणात्मक को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा इसमें कि माध्य, माध्यक तथा बहुलक की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए, उनके गुण तथा दोष को लिखना है। तो पहला, सामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का मान समान होता है। दूसरा, अधिकतम आवृत्ति का मान जो है वितरण के बीच में होता है। तीसरा, कि मध्य बिंदु से आधी इकाइयाँ ऊपर तथा आधी इकाइयाँ नीचे होती हैं। चौथा, अधिकतर इकाइयाँ जो है वितरण के मध्य में अर्थात माध्य के निकट होती हैं। पांचवा, कि अति उच्च अति निम्न मूल्यों की बारंबारता का बंटन बहुत ही कम होता है। छठा, सामान्य वितरण वक्र की आकृति जो घंटाकार वक्र जैसी होती है, क्योंकि यह वक्र सममित होता है। सातवां, कि यदि आंकड़े विषम अथवा विकृत हो तो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक संपाती नहीं होंगे, उसका चित्र कुछ इस टाइप का बनता है। और आठवां, सामान्य वितरण वक्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों की एक साथ आसानी से तुलना किया जा सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि एक काल्पनिक उदाहरण से की सहायता से मानक विचलन की गणना की प्रक्रिया समझाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं मानक विचलन है क्या। तो प्रकीर्णन के माप के रूप में जो है सबसे अधिक प्रचलित माप जो है मानक विचलन कहलाता है, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, SD। इसकी गणना हमेशा जो है माध्य के परिक्षेप में किया जाता है। और प्रकीर्णन का सर्वाधिक स्थिर माप होता है, इसे ग्रीक अक्षर इस टाइप से देखा जाता है, इस अक्षर से। इसे ज्ञात करने के लिए जो श्रेणी के माध्य से जो है प्रत्येक मूल्य के विचलन का वर्ग स्क्वायर किया जाता है। तो इसमें टेबल से देखते हैं हम लोग, वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया यहाँ पे x है, मध्य 1 3 5 7 9। तो इसे सबसे पहले सीरियल नंबर में लिख देते हैं, और x जो है वह 1 3 5 7 9 है, सीरियल नंबर 1 से 5 है, तो n = 5 हो जाता है हमारा। और x को जोड़ने पर सिग्मा x, सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी कि योगफल, तो कुल 25 हो जाता है इसे। और इसमें x निकालना है हमें, जो कि x - x बार, x बार यहाँ पे मीन है, माध्य को दिखाता है। तो इसका माध्य निकालने पर जो है यहाँ देख सकते हैं माध्य नीचे निकाला गया है, तो यह 25/5 यानी कि 5 आता है। तो इस सभी में 5 को घटाना है, तो इसमें -4 आएगा, -2 आएगा, 0 2 और 4 आ जाएगा। आप लोग कॉपी में घटा कर देख लीजिएगा। फिर x को स्क्वायर करना है, इसको वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, माइनस का प्लस में हो जाएगा। इस तरह 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16। उसका बाद तो सिग्मा x स्क्वायर को भी जोड़ना है, तो यह 40 आता है। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो SD लिख सकते हैं, या फिर इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका होता है सिग्मा x² बट्टा n, और यह अंडर रूट में होता है। तो सिग्मा x² 40 हो जाता है बट्टा 5, इसे काटने पर 8 आएगा, तो √8 का वर्गमूल निकालने पर 2.83 हो जाता है इसका मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कि प्रकीर्णन का कौन सा माप सबसे अधिक अस्थिर है तथा क्यों है। तो प्रकीर्णन के माप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो प्रकीर्णन के केंद्रीय मूल्य विकिरण की उस सीमा का मापन करता है जहाँ तक कि विभिन्न आंकड़ों का फैलाव रहता है। प्रकीर्णन के माप में रेंज आता है, पहला विस्तार, दूसरा विचरण गुणांक, तीसरा माध्य विचलन, चौथा विचरण गुणांक जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ चतुर्थ गुणांक था, और लास्ट है लोरेंज वक्र। तो इसका विस्तार आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सबसे अधिक अस्थिर होता है अस्थिर। तो देख लेते हैं हम लोग विस्तार, रेंज जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में रेंज।
तो ऐसी श्रेणी को में अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्यों के अंतर को विस्तार कहा जाता है, किसी भी श्रेणी हो। जैसे कि श्रमिकों की जो दैनिक मजदूरी दिया गया है रुपए में 40, 42, 45, 48, 50, 52 से लेकर 60 तक। तो इसमें आर रेंज हो गया, एल जो है वह सबसे अधिकतम सीमा यहाँ देख सकते हैं, और एस जो है न्यूनतम सीमा है। तो इसमें एल सबसे अधिक कितना है तो 60 है, और एस सबसे कम कितना है 40 है। तो 60 - 40 20 जो आता है घटाने पर वही इसका विस्तार कहलाता है। इसे दूसरे आंकड़ों में देखें जो कि है क्लास इंटरवल में CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें F का कोई लफड़ा नहीं है, F को आप लोग सीधा से काट दीजिए। इसमें R = L - S है, इसमें S न्यूनतम सीमा है और जो L है वह है अधिकतम सीमा। तो इसमें सबसे कम 0 है, सबसे अधिक कितना है 50 है। तो इसको 50 - 0 करने पर 50 जो आता है वही रेंज कहलाता है विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सहसंबंध की गहनता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसमें देख सकते हैं 5वां, तो कोटि सहसंबंध होता है इसका। तो आधारभूत रूप से यह 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य जो है सहचारी का माप करता है। चर जो है वह संबंधित घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार विचरण करता है उसे चर कहा जाता है। तो कोटि सहसंबंध की दिशा देखें तो है निवेश में वृद्धि से प्राप्ति में वृद्धि होता है, तो धनात्मक सहसंबंध होता है। निवेश में वृद्धि से प्राप्ति में कमी होने पर ऋणात्मक, और निवेश की मात्रा में परिवर्तन होने से प्राप्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो सहसंबंध की अनुपस्थिति। तो यह देख सकते हैं पूर्ण धनात्मक सहसंबंध ऊपर की ओर है, पूर्णतः ऋणात्मक नीचे की ओर। यह सहसंबंध की अनुपस्थिति को दिखाता है जो कि 0 के आकार का। यह धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध है। आगे देखें सहसंबंध की गहनता। तो सहसंबंध की दिशा का जो है पहलू जोड़ने पर उसका अधिकतम परिसार जो है वह -1 से 0 की ओर बढ़ते हुए +1 तक होता है। यह 0 है, इसमें -1 इधर होता है, +1 इधर, अधिकतम -1 या फिर +1 हो सकता है। इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन जो 3rd नंबर का है वह है कोटि सहसंबंध की गणना के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो कोटि सहसंबंध में सबसे पहले देखते हैं सहसंबंध का होता है। तो सहसंबंध का विस्तार जो है अधिकतम -1 से लेके +1 के मध्य हो सकता है। इसमें प्रकीर्णन आरेख आता है, कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आता है और फिर स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध। तो इसमें 2 का जो है विस्तार से वर्णन करना है। इस क्वेश्चन में विभिन्न चरण बताना है, कॉल पियर्सन का और स्पीयरमैन का। तो इसका आंसर जो है आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, इसको चेक करके वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।